हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सल्फामा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी जो है फर्स्ट यूनिट मोस्टली कंप्लीट होने आई है, तो उसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ लगा था जो कि है वुंड हीलिंग। एक टॉपिक और उसमें बचा हुआ है जो कि क्या है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो आपका सेकेंड यूनिट पे भी है, तो उसको हम वहाँ से कवर कर लेंगे। तो आज बात करते हैं वुंड हीलिंग की, फिर आपकी फर्स्ट यूनिट जो होगी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आपके सेशनल के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और प्लीज़ कोई भी वीडियो ना बीच से मत छोड़ा करिए, मतलब पूरा देखा करिए, तो उससे क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और बुक मैं रेफ़र कर दूँगी कौन सी पढ़नी है, तो बुक भी ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है। तो मैं हर चीज़ें बुक से लेती हूँ। अच्छा, वुंड हीलिंग का कुछ डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेना, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे अभी लैपटॉप में है बुक जो है, तो मुझे वहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करूँगी, फिर सेंड करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ वुंड हीलिंग होता क्या है। देखो, मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी है ह्यूमन, उसको क्या है कि किसी चीज़ से चोट लग गई है, ठीक है। अब मान लो कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग देखते नहीं वो क्या हो जाता है वहाँ पे, ऐसे गड्ढा टाइप का हो जाता है, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, तो वो वुंड हीलिंग होता है। वुंड मतलब हो गया कोई भी चोट, और वो हील कैसे हो रहा है, यानी टिश्यू जो है अब वहाँ पे इतना हो गया, तो ये टिश्यू जो है रिपेयर कैसे होंगे इतने पार्ट, तो इसे कहते हैं वुंड हीलिंग, ठीक है। तो इसमें मेनली 3 प्रोसेस होती है। एक होता है इन्फ्लामेशन फर्स्ट, सेकंड होता है प्रोलिफरेशन, और थर्ड हमारा क्या होता है मैच्योरेशन। इन्फ्लामेशन क्या, देखो सबसे पहले जो साइटोकाइंस डिफरेंट टाइप के आएंगे वो आएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, उस जगह को स्वेल करेंगे, रेड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर थोड़े से बाद वो पस जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, और जो वहाँ की सेल है वो क्या करेंगी, ग्रोथ करने लगेंगी, जिसे प्रोलिफरेशन कहते हैं। और फिर वो जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वो ज़्यादा समय के लिए होगा, यानी जो हमारी वुड की स्ट्रेंथ है, यानी यहाँ चोट लगी है, अब ऐसा तो नहीं कि 2 दिन बाद वो हट जाए, नहीं, वो वुंड की स्ट्रेंथ, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, यानी और बढ़ती जाएगी, उसी का कहते हैं मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है वुंड हीलिंग। तो देखो वुंड हीलिंग होता क्या है, वुंड हीलिंग रिफर्स टू द बॉडी रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय लिविंग टिश्यू, यानी जो लिविंग टिश्यू होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं जो डिस्ट्रॉयड टिश्यू होता है उसको, उसी को क्या कहते हैं वुंड हीलिंग कहते हैं। दिस इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ एपिथेलियल जनरेशन। देखो मैं जो वर्ड्स लिखी हूँ ना, ये वर्ड्स आप लोगों को बहुत ज़रूरी याद करना, क्योंकि इससे देखो मार्क्स मिलते हैं। हम तो सोचते हैं नहीं हम एक बार पढ़ लेंगे और लिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 प्रोसेस हर जगह आपको मिलेगी कि 2 प्रोसेस होती है। एक तो हमारा एपिथेलियल रीजनरेशन होता है, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्कार। स्कार मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं बोल सकते हैं, उसको स्कार बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या होता है एपिथेलियल रीजनरेशन, है एपिथेलियल लेयर जो होती है उसका क्या होता है रीजनरेशन होता है। अब देखो जो रिपेयर होता है इसमें 3 प्रोसेस मैंने बताया, फर्स्ट इन्फ्लामेशन, देन प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। अब वन बाय वन इसको फटाफट देखते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी जो होती है वो हमारी रिकवरी लेती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, अगर वही इन्फ्लामेशन बहुत टाइम तक हो जाता है तो वो भी हमारे डिजीज़ का कारण बनता है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, लेकिन इन्फ्लामेशन जो होता है एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है। सेकेंड हमारा है प्रोलिफरेशन, मतलब वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और मैच्योरेशन मतलब वो ज़्यादा, मतलब लास्ट तक क्या करेगा, एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। तो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होता क्या है, मैंने बताया ना ये प्रोटेक्टिव प्रोसेस होता है। तो वुडिंग कॉज द रैपिड एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन पाथवे विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट ऑन द वुंड सरफेस। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। उस खून को रोकने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, कोआगुलेशन पाथवे होता है, यानी कोआगुलेट करता है, यानी उस खून को रोकने के लिए वहाँ पे क्लॉट बनाता है, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। कहाँ पे, वुंड के सरफेस पे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट ऑन द वुंड सरफेस, क्लॉट स्टॉप टू ब्लीडिंग। अब क्लॉट का काम क्या होता है, वो ब्लीडिंग स्टॉप करेगा और रिलीज करता है VEGF, दैट इज कॉल्ड द वेस्कुलर एंडोथेलिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, टू लीड द इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एडमा। तो VEGF क्या करेगा, वहाँ पे जो ये वेस्कुलर मतलब एक फैक्टर होता है जो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है वेसल्स परमेबिलिटी, ठीक है। दूसरा एडिमा, एडिमा मतलब क्या होता है, मतलब वाटर वगैरह का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है एडिमा, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, देखो वुंड हीलिंग सबसे पहले क्या हुआ, कोगुलेशन होता है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है VEGF रिलीज होता है। VEGF जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है परमेबिलिटी को और एडिमा कॉज करता है। एडिमा मतलब वहाँ पे स्वेलिंग कर देगा, रेडनेस कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, इन्फ्लामेशन, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, हमें पता चल गया कि अब वहाँ पे हमारी चोट जो है हमें
वहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विदिन 24 आवर। अब देखो वो तो हमारे विदिन 2 to 3 आवर की बात थी। यहाँ पे 24 आवर्स में फिर क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो सीन मतलब जहाँ पे चोट लगी है उसका इंसीजन, मतलब जहाँ पे चोट लगी है, कट जहाँ पे है उसकी मार्जिन यानी कोने पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो होंगे वो रिलीज होंगे और माइग्रेट टूवर्ड द क्लॉट। और जहाँ पे मान लो जैसे कि मान लो ये हमारी है, मान लो ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। तो अब साइड साइड में क्या होंगे, न्यूट्रोफिल जनरेट होंगे और वो न्यूट्रोफिल किधर की ओर जाएंगे, क्लॉट की ओर मूव करेंगे, ठीक है। क्लॉट मतलब मार्जिन से जनरेट होकर वो कहाँ जाएंगे, क्लॉट की ओर मूव करेंगे। तो ये हो गया, क्लॉट की ओर मूव करेंगे। दे रिलीज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक मतलब क्या होता है, वो एंजाइम जो प्रोटीन को डेग्रेडेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट बिगिन टू क्लियर द डेब्रिस। अब जितनी डेब्रिस मतलब क्या होता है कि जो सेल, जो टूटी फूटी सेल होती हैं या फिर जो अच्छी सेल नहीं होती उनको डेब्रिस कहते हैं, सेल डेब्रिस। तो उनको क्या करता है, ये क्लियर करता है। तो ये जो होता है हमारा न्यूट्रोफिल, ये रिलीज़ करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को, जो कि क्या करता है, क्लियर करता है डेब्रिस को। फिर एपिथेलियल सेल जो होती है फॉर्म बोथ ईच ऑफ द एपिडर्मल, बिगिन द माइटोटिक एक्टिविटी एंड माइग्रेट टुवर्ड द डर्मिस। जो हमें पता है क्या होती है, एपिथेलियल होती है या एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है और एंडोडर्मिस होती है, 3 लेयर होती है और इनके बीच में सबक्यूटेनियस भी होती है। तो देखो ये जो हमारी एपिडर्मिस है ये क्या करेंगी, ये तो ब्रेक हो गई है, तो अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे जाएंगी किधर की ओर, डर्मिस की ओर। समझ रहे हो, मतलब ये देखो ये हो गया, ये डर्मिस है, ये हुआ है, तो ये इधर से भी मूव करेंगे क्योंकि ये तो कट हो गई है ना बीच से, ये तो ऐसे बची हैं, यही तो सरफेस हमारा ख़राब हुआ है, तो यहाँ ये कट हो गई है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ये दोनों मूव करेंगे किधर, डर्मिस की ओर, और ये हमारे क्या है, एंडोडर्मिस। तो इधर क्यों मूव करेंगे, तो ये देखो एक स्कार, ये एक गड्ढा जैसा बना लेती हैं। देखो नॉर्मल हमारे जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे हल्का सा गड्ढा जैसा बन जाता है, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो इस ये वही कह रहा है कि नीचे की ओर मूव करेंगी, तो माइटोटिक एक्टिविटी के थ्रू माइग्रेट टुवर्ड द डर्मिस। एट 3rd डेज न्यूट्रोफिल लीव लार्जली रिप्लेस बाय द, अब जो न्यूट्रोफिल था वो रिप्लेस हो जाएगा मैक्रोफेज से। और हमें पता है कि मैक्रोफेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, कॉज द टिश्यू रिपेयर में, क्लीनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस, यानी जितनी एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस, डेब्रिस मतलब इतना समझो कि जो वेस्टेज चीज़ें हैं, फिब्रिन, इन सब क्या करता है, हटाता है और प्रोमोट करता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। अब देखो ये जो एंजियोजेनेसिस है, यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो कि एंजियोजेनेसिस है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करता है, क्या करता है, ये लीकी होता है, तो जितनी भी प्रोटीन वगैरह होंगी वहाँ पे उसको हटा देता है। मैंने ये बताया था ना, जिसको क्या कहते हैं, एक ट्रांसुडेट होता है, एक क्या होता है, एडिमा होता है। तो एडिमा कहते हैं प्रोटीन सारी बाहर चली जाएंगी, फिर एपिथेलियल सेल जो होगा वो प्रोलिफरेट करता जाएगा और फॉर्मिंग करेगा, कवरिंग इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस। यानी देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो, ब्लड कोगुलेशन हो गया, ब्लड कोगुलेट होने की वजह से परमेबिलिटी बढ़ गई, रेडनेस बढ़ गई और एडिमा मतलब फूल गई ये जगह, फूल गई जगह। तो नॉर्मल हमारा क्या होगा, फिर ये जो एपिथेलियल सेल है न्यूट्रोफिल वगैरह रिलीज़ करता है, ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये क्या करते हैं, फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जो क्या कर देता है, क्लियर करता है डेब्रिस वगैरह को। अब यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, ये जो डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, ये क्या करता है, डर्मिस से मिलने की कोशिश करता है, तो डर्मिस से मिल करके ये ऐसा कुछ बना देता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाली जगह जो होती है धीरे धीरे एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आकर के इसको सरफेस पे ऐसे ऐसे भरता रहता है, और एक समय आता है जब ये भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यही है वुंड हीलिंग। आपको ऐसे प्रोसेस लिखनी है और ऐसे एरो लगा लगा के लिखनी है, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन हो गया, फॉर्मिंग, कवरिंग, मतलब सबको लगता नहीं बहुत कठिन है यार वुंड हीलिंग क्या है, ऐसा क्या है। मेरे को भी मेरे एग्जाम पे लग रहा था, मतलब जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, मैं तो टॉपिक ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो आया था मेरे में, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, और कुछ है भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब ऐसे याद हो गया ना, मतलब 1-2 बार देखो, मुझे श्योर हूँ मैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना हो। वो भी याद मैं बता रही हूँ, चलो तो ज़्यादा हो गया ना, मतलब कितना पचार पचार करती हैं। चलो ठीक है, मैच्योरेशन 3rd हो गया। यहाँ पे समझ आया, फॉर्मिंग द कवरिंग, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस। अब इसमें लास्ट स्टेप हमारा क्या था, मैच्योरेशन था। मैच्योरेशन होता क्या है, मैच्योर होना, जैसे कि आप सब हो। तो मैच्योरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द सेकेंड में, सॉरी बुरा मत मानना है कोई भी, मेरा मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीच बीच में बोलना पड़ता है, नहीं तो ऐसी नींद आ जाएगी। अब कम से कम तुम लोग आए हो यहाँ पे तो खुद ही थके हारे आए हो, तो थोड़ा बहुत हंस लिया करो जो भी बोलती हूँ, ठीक है। तो मैच्योरेशन में क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। अब देखो ये तो 24 आवर का हो गया। अब सेकेंड वीक से क्या होने लगता है, देयर इज अ कंटिन्यूड कोलेजन एक्यूमुलेशन एंड फिब्रोलास प्रोलिफरेशन। मतलब आप लोग देखोगे जब आपकी जो एपिडर्मिस है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट जो होता है या कोलेजन,
ठीक है। कोलेजन जो होता है वो, कोलेजन मतलब क्या होता है, फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर, धागा लाइक, जो कि एक दूसरे को बाइंड करने का काम करती है। तो कोलेजन आप आस पास आकर क्या कर लेंगे, उसको जो जगह खाली थी उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, तो कोलेजन एक्यूमुलेशन होने लगेगा, फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होने लगेगा। फिर इंक्रीज द कोलेजन डिपोजिशन एंड रीजनरेशन ऑफ द वेस्कुलर चेंज इज कॉल्ड द, या फिर इस चैनल इज कॉल्ड द ब्लेंचिंग। यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलेजन डिपोजिशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जो वेस्कुलर चैनल है, वेस्कुलर चैनल का मतलब क्या होता है, हाँ, वेस्कुलर चैनल का मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका रीजनरेशन होने लगेगा, जिसे क्या कहते हैं, ब्लेंचिंग कहते हैं। एंड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द वुंड इंक्रीज विद इन टाइम, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे वो जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी वुंड की। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ सब मतलब बहुत ही ईजी है। तो इन्फ्लामेशन सबसे पहले हुआ, सबसे पहले क्लॉट हुआ, क्लॉट की जगह पे क्या हुआ, मतलब बहुत सारे स्वेलिंग हो गई, एडिमा हो गया, रेडनेस हो गई VEGF की वजह से, जो कि क्लॉट रिलीज़ करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, यानी 24 घंटे में न्यूट्रोफिल जो होता है वो रिलीज़ होने लगता है मार्जिन से, और फिर वो कहाँ गिर जाता है, क्लॉट की ओर मूव करता रहता है। और फिर क्या करता है, रिलीज़ करता है प्रोटीओलिटिक एंजाइम को। प्रोटीओलिटिक एंजाइम जो होता है वो क्लियर कर देता है जितनी भी डेब्रिस होती है, डेब्रिस मतलब अनवांटेड मटेरियल, उनको क्या करता है, डेब्रिस को हटा देता है, यानी हमें जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देता है कौन, प्रोटीओलिटिक एंजाइम। फिर क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल जो होती है, जो साइड की एपिथेलियम सेल है, ये बोथ एड्ज मतलब किनारा, दोनों किनारे से आप एपिडर्मिस की स्टार्ट होती है एपिथेलियल सेल, और इंक्रीज होती है माइटोटिक, उसकी जो माइटोटिक एक्टिविटी मतलब उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और वो डर्मिस की ओर जो होता है मूव करने लगता है, यानी वो ऐसे डर्मिस की ओर मूव करने लगता है। फिर थर्ड में न्यूट्रोफिल जो होता है वो रिप्लेस होता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज हमें पता है क्या करता है, रिपेयर करता है, क्लियर करता है एक्स्ट्रासेलुलर डेब्रिस को, जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं उनको खत्म करता है। और एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन का, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। फिर एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन होता है, फॉर्मिंग द कवरिंग, इंक्रीज द थिकनेस, मतलब एपिथेलियल सेल धीरे धीरे जो कवरिंग है वहाँ पे उसकी थिकनेस, मतलब उसको, क्योंकि देखो एपिथेलियल सेल मोटी होती जाएंगी धीरे धीरे, तो ही तो वो वुंड भी तो भरेगा, तो वही कहते हैं। ठीक है। तो वो एपिथेलियल सेल की थिकनेस बढ़ती जाती है। इतना हो गया। लास्ट हमारा मैच्यूरेशन है, उसमें कुछ नहीं होता। मैच्यूरेशन में क्या होता है, बस कोलेजन और फिब्रोब्लास्ट, दो चीज़ याद रखनी है, इनका एक्यूमुलेशन होने लगता है आपकी जो स्कार है वहाँ पे। फिर इंक्रीज हो जाता है डिपोजिशन एंड रीजनरेशन हो जाता है वेस्कुलर चैनल का, जिसे इंपॉर्टेंट ब्लेंचिंग कहते हैं। ब्लेंचिंग आपको याद करना ज़रूरी है। फिर लास्ट में टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है वुंड की आपकी नॉर्मली बढ़ती रहती है। आप लोग देखोगे बचपन में भी कोई चोट लगी अगर, तो वहाँ पे दर्द या फिर वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो निशान कभी कभी रह जाते हैं। ठीक है। तो हमें पता चलता है कि हाँ ये बचपन में चोट लगी थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हल्का सा लगा तो वापस से वो जगह फट जाती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने ये आपका पैथोफिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, मैं जल्दी सेकंड यूनिट करूँगी। पहले आप सेशनल के लिए अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को शेयर थोड़ा बहुत कर दिया करिए। बाकी आपकी मर्जी। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।